नमस्कार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंश और स्कंध में अंतर। इससे पहले के इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस क्या है हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और यह क्या है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है जिसके कारण हम क्या है इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। अंश और स्कंद में क्या अंतर है। तो देखिए, स्कंद और अंश क्या होता है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए अंश क्या क्या है, अंश का अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। पहला अंतर तो यही है कि अंश का अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का कोई भी अंकित मूल्य नहीं होता। दूसरा क्या अंतर है, तो दूसरा अंतर है कि अंश का पूर्ण चुकता होना क्या है, आवश्यक नहीं है। अंश का पूर्ण चुकता होना आवश्यक नहीं है जबकि स्कंद का पूर्ण चुकता होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, क्या अंतर है, हस्तांतरण। अंश का पूर्ण रूप में ही हस्तांतरित किया जा सकता है जबकि स्कंद का टुकड़ों में हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, स्कंद को आप बांट करके आधा आधा नहीं बांट सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते, जबकि स्कंद को हम टुकड़ों में क्या है, हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चौथा अंतर कहता है सदस्यता। अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं जबकि स्कंदधारी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्कंदधारी क्या है, कंपनी के सदस्य हो। आगे क्या कहता है, आगे क्रमांक की बात कर रहा है। तो अंश का एक क्या है, क्रमांक होता है जबकि स्कंद का ऐसा कोई भी क्रमांक नहीं होता। मूल्य की बात करें तो एक प्रकार के अंशों का अंकित मूल्य समान रहता है। एक जैसे यदि अंश होंगे तो उनका अंकित मूल्य क्या होगा, समान होगा। जबकि स्कंद को विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है इसलिए इसका मूल्य भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश के हरण की पद्धति को संक्षिप्त में लिखिए। अंश हरण की विधि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंश हरण होता क्या है। तो देखिए अंश हरण क्या होता है। तो अंश हरण के लिए बताया है कि अंश हरण से आशय कंपनी द्वारा किसी अंशधारी के आवंटित अंशों को जब्त कर लेना है। हरण का अर्थ होता है जब्त कर लेने से। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि कंपनी क्या करे, किसी अंशधारी को जो वो अंश का आवंटन की हुई है, ऐसे अंशधारी को जिसको क्या है वह अंशों का आवंटन की है, उसके अंश को क्या कर ले, वो जब्त कर ले, उसी को अंश का हरण कहा जाता है। तो कह रहा है कि किसी अंशधारी के आवंटित अंशों को जब्त कर लेना ही क्या कहलाता है, अंश का हरण कहलाता है। अब आप देखेंगे कि अंश का हरण क्यों किया जा रहा है, किस दशा में अंश का हरण हो रहा है। तो देखिए क्यों जब्त कर रहा है ना, कोई तो कारण होगा। तो क्यों कर रहा है, देखें तो अंश का हरण कंपनी द्वारा उसी दशा में किया जाता है जब अंशधारी द्वारा किसी याचना आदि का भुगतान नहीं किया गया हो। ठीक है, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसने कंपनी के याचना का भुगतान नहीं किया है, याचना की राशि उसने नहीं दी है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उस अंशधारी के जब अंशों को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। उसी व्यक्ति के कंपनी के अंश को जब्त करेगी जिस व्यक्ति ने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है, सबका नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए अंशों के हरण की क्या विधियां हैं, अंशों के हरण की विधियां देखते हैं। तो अंश के हरण की क्या विधि है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि सर्वप्रथम कंपनी सचिव द्वारा, कौन, तो कंपनी का जो सचिव है वो क्या करेगा, ऐसे अंशधारियों की सूची का निर्माण किया जाता है जिससे निर्धारित तिथि तक अंशों पर याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो
कंपनी का सचिव है वो क्या करेगा, ऐसे अंशधारियों की सूची का निर्माण करेगा जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अंशों पर याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। उस व्यक्ति की सूची तैयार की जाएगी जिस व्यक्ति ने अभी तक क्या है, अंशों याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है। और ये काम कौन करेगा, तो सचिव करेगा। कौन करेगा, सचिव। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्या क्या काम है। सबसे पहले सूची का निर्माण कर दिया गया है, किसके द्वारा, सचिव के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद है संचालक मंडल उस सूची पर हरण की आज्ञा देगा। इस सूची को देखेगा संचालक मंडल और क्या करेगा, आज्ञा देगा कि क्या किया जाए, हरण किया जा सकता है। ठीक है। तो संचालक मंडल सूची पर हरण की आज्ञा देता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि इसके बाद उन अंशधारियों को जिसके अंशों का हरण होना है उसको नोटिस दिया जाता है कि वे 14 दिन के अंदर शेष याचना राशि भुगतान करे, अन्यथा उसके अंशों को क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। ठीक है। संचालक मंडल सूची पर क्या है, आज्ञा देता है। तो जब आज्ञा मिल जाता है तो उसके बाद उस अंशधारी को सूची नोटिस दी जाती है कि वो क्या करे, वो 14 दिन के अंदर शेष याचना की राशि का भुगतान कर दे, अन्यथा उसके अंशों को क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। उनके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, चौथा काम क्या होता है, पहले नोटिस के जवाब में यदि अंशधारी कोई जवाब नहीं देता है तो दूसरी नोटिस दी जाती है। मतलब हम 14 दिन का जो समय दे रहे हैं कि आप शेष याचना की राशि का भुगतान कर लें, लेकिन जो अंशधारी है वो उसका जवाब, उस नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो हम फिर से उसको क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे, एक फिर से हम उसको चांस देंगे कि वो क्या करे, शेष बचे हुए याचना की राशि का भुगतान कर दें। ठीक है। लेकिन अब फिर भी यदि फिर भी याचना की राशि का भुगतान नहीं आता है तो संचालक मंडल क्या करता है, हरण का प्रस्ताव पारित कर देता है। ठीक है। दूसरे बार के बाद भी यदि वो अंशों के हरण की राशि नहीं देता है तो क्या करेगा, संचालक मंडल हरण की आज्ञा दे देगा, प्रस्ताव पारित कर देगा। ठीक है। उसके बाद प्रस्ताव पारित करने के बाद क्या होगा, तो प्रस्ताव पारित करने के बाद दोषी अंशधारी को पत्र भेज दिया जाता है। ठीक है। अब तो अंशों का हरण हो गया और अंशों का हरण होने के बाद जो दोषी अंशधारी है उसको क्या किया जाएगा, उसको पत्र भेजते हैं। कौन, प्रस्ताव पारित करने के बाद। ठीक है। अंशधारी को पत्र भेजते हैं कि आपके अंशों का हरण कर लिया गया है तथा उससे अंश प्रमाण पत्र वापस मांग लेते हैं। ठीक है। उससे अंश प्रमाण पत्र वापस मांग लेते हैं। फिर दोषी अंशधारी का नाम, अब उसके बाद क्या है, बता दिया जाता है कि आपके अंशों को हरण कर लिया गया है और अब आप क्या कीजिए कि अंश प्रमाण पत्र क्या है, वापस कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो दोषी अंशधारी है उसका नाम सदस्य सूची से हटा दिया जाता है और जिसकी सूचना क्या है, समाचार पत्र में दे दी जाती है। सदस्य सूची से नाम हटाने की सूचना जो है वो समाचार पत्रों में दे दी जाती है ताकि अंशों को बाजार में न बेचा जा सके। ठीक है। आगे कहता है, हरण किए गए अंशों की जितनी राशि अंशधारी ने चुका दी है उसे अंश हरण खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, जिससे कंपनी का चुकता पूंजी कम हो जाता है और कंपनी चाहे तो उन अंशों को क्या कर सकती है, पुनर्निर्गमित कर सकती है। ठीक है। जो भी राशि अंशधारी के द्वारा चुका दी गई है उसको हरण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब यदि 10 रुपये का अंश है और इस 10 रुपये के अंश में से 5 रुपये उसने चुका दिया है तो ये 5 रुपये की जो राशि है, अंश की राशि, इसको अंश हरण खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिसके कारण कंपनी की चुकता पूंजी कम हो जाती है। और यदि कंपनी चाहे तो
इस प्रकार के अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए जिनमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है। ठीक है, जिनमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत रहती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो अंश पूंजी है वो लगभग 5, ठीक है, 5 वर्गों में वर्गीकृत होती है। ठीक है, 5 भागों में इनकी अंश पूंजी को बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी वे हैं तो देखते हैं। सबसे पहला है अधिकृत पूंजी। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अधिकृत पूंजी। क्या है ये अधिकृत पूंजी? तो क्या होता है? तो अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिससे कंपनी का पंजीकरण हुआ है तथा जिससे कंपनी का क्या हुआ है? पंजीकरण हुआ है और जिसका वर्णन किसमें है? पार्षद सीमा नियम में किया गया है। कंपनी इस पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है? अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिससे कंपनी का क्या हुआ है? पंजीकरण हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कि कहाँ लिखा होता है, कहाँ वर्णित होता है? तो पार्षद सीमा नियम में वर्णित होता है और कंपनी इससे अधिक पूंजी को निर्गमित नहीं कर सकती है और इसे पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी क्या होता है? तो निर्गमित पूंजी यह पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है। किसका? निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो मुख्यतः जनता में पूंजी के आवेदन हेतु निर्गमित किए जाते हैं। देखिए जैसे हमारे पास यदि अधिकृत पूंजी 10 रुपये है या 10,000 है, ऐसा समझिए। ठीक है, इस अधिकृत पूंजी को हम क्या है? पूरा एक साथ क्या है? निर्गमित ना करके हम क्या करते हैं? इसको टुकड़ों में निर्गमित करते हैं। जैसे इसमें से हम 8 रुपये या 8,000 रुपये को क्या है? जनता को निर्गमित करते हैं उनसे पूंजी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? यह पूंजी अधिकृत पूंजी का ही भाग होता है जो मुख्यतः जनता में पूंजी के आवेदन हेतु निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, वह पूंजी जिसके लिए जनता को आवेदन हेतु नहीं दिया जाता है उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। इसी में से यदि 2 रुपये हम क्या है जनता के लिए आवेदन हेतु नहीं दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अनिर्गमित पूंजी कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये निर्गमित पूंजी क्या है, जिसको हम जनता के लिए क्या है आवेदन हेतु निर्गमित की जाती है, उसको हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। और जिसके लिए जनता को आवेदन हेतु निर्गमित नहीं किया जाता है उसको कहते हैं अनिर्गमित पूंजी। अब तीसरा प्रकार आता है प्रार्थित पूंजी। ये प्रार्थित पूंजी क्या है? तो प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का ही भाग होता है। जो हम 8 रुपये का निर्गमन किए, ठीक है, पूंजी के लिए निर्गमन किए हैं, ठीक है, और जिसके लिए जनता से आवेदन प्राप्त हो गए। यदि 8 के 8 निर्गमित पूंजी के लिए क्या है? प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है जनता से, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रार्थित पूंजी। यदि इसमें से 4 का हुआ है, 5 का हुआ है, तो उसको हम कहेंगे प्रार्थित पूंजी। मतलब जितने भी अंश के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, प्राप्त हो गए हैं, उसी को कहते हैं हम प्रार्थित पूंजी। ठीक है, चौथा है मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी क्या है? यह प्रार्थित पूंजी का भाग होता है जिसे जनता से प्रति अंश मांगा गया है। ठीक है, जितना हम क्या है जनता से मांगते हैं। ठीक है, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जितना क्या है जिसे जनता से प्रति
अंश मांगा गया है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं कि मांगी गई पूंजी क्या है। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे जनता से प्रति अंश मांगा गया है, अर्थात यदि अंश का मूल्य कितना है 10 रुपये है और जनता से 8 रुपये मांगा गया है, तो मांगी गई पूंजी प्रति अंश कितना होगा, 8 रुपये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चुकता पूंजी क्या होती है? तो चुकता पूंजी क्या है? मांगी गई पूंजी, ठीक है, मांगी गई पूंजी प्रति अंश का वह भाग, ठीक है, जितना भी मांगी गई पूंजी प्रति अंश का वह भाग जिसे जनता ने चुकता कर दिया है, जिसे जनता ने क्या कर दिया, चुकता कर दिया, उसी को हम कहते हैं चुकता पूंजी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, किन्हीं 4 प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और जिसकी पूंजी का भुगतान भी क्या है, सर्वप्रथम किया जाता है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशधारी के जो पूर्वाधिकार अंश के जो प्रकार होते हैं, आपको पता है चार प्रकार के बारे में पूछा गया है। तो कौन कौन से प्रकार है, संचयी, असंचयी, परिवर्तन, अपरिवर्तन, पूर्वाधिकार अंश, है ना, शोधनी, अशोधनी, पूर्वाधिकार अंश। ठीक, तो और भी कई प्रकार है जो हम इससे पहले 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंशों के निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, अंशों के निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। आपको पता है अंशों का जो निर्गमन है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाली राशि को प्रमुखता 4 किस्तों में लिया जाता है, या एक साथ भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 4 किस्त हैं उसके अलग अलग क्या है, एंट्री की जाती है। तो कैसे कैसे मांगा जाता है इस अंश का राशि, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा मांगा जाता है ना, उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा मांगा जाता है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मांगा जाता है ना, फर्स्ट कॉल, और फिर क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा जाता है। और ये जो 4 किस्त हैं, है ना, ये चारों के लिए क्या है, 2-2 एंट्री की जाती हैं। चारों के लिए क्या है, 2-2 एंट्री की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 2-2 एंट्री क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे आवेदन के समय 2 एंट्री की जाती है। तो आवेदन के समय पहली एंट्री किसकी होती है, आवेदन राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन पे है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या की जाती है, तो दूसरी एंट्री की जाती है जब आवेदन की राशि को हम क्या करते हैं, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, तो की जाती है। क्या उसकी एंट्री होती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनता है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, अलॉटमेंट के समय सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, आवंटन दे होने पर, है ना, जब आवंटन दे होगा उस समय एंट्री बनाई जाती हैं। तो क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री अलॉटमेंट पे बनती है आवंटन की राशि जब प्राप्त हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या है, अब तीसरी किस्त जो है याचना पर। ठीक है, तो याचना पर जब पहली याचना की जाती है तो 2 एंट्री की जाती है। क्या, प्रथम याचना दे होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी क्या है, जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए तीसरा, मतलब चौथा, जब दूसरी याचना होती है ना, दूसरी याचना पे जब पैसा मिलता है, द्वितीय एवं अंतिम याचना पर क्या एंट्री होती है, तो शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री इस पे क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये नरेशन क्या होगा, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।